Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss about development of working hypothesis. How you can make your hypothesis. सबसे पहले हम ये बताएंगे कि hypothesis असल में है क्या. After extensive literature review, researchers should state in clear terms the working hypothesis. जब आप लिटरेचर रिव्यू को पढ़ते हैं तो फिर आप अपनी वर्किंग हाइपोथेसिस को जो है वो आपने शो करना होता है. वर्किंग हाइपोथेसिस में क्या होता है कि आपने अपनी रिसर्च क्वेश्चन जो है वो हाईलाइट करने होते हैं. फॉर अ रिसर्चर हाइपोथेसिस इज अ फॉर्मल क्वेश्चन दैट ही इंटेंड टू सॉल्व. मतलब आपने अपना एक क्वेश्चन जो है अपनी रिसर्च से रिलेटेड जो है वो डेवलप करना पड़ता है और वही रिसर्च क्वेश्चन आपने फिर सॉल्व करना पड़ता है. हाइपोथेसिस इज प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन फॉर एन ऑब्जर्वेबल फिनोमेना व्हिच इज कैपेबल ऑफ बीइंग टेस्टेड बाय साइंटिफिक मेथड. ये जो आप हाइपोथेसिस अपना प्रपोज करते हैं इसको आपने साइंटिफिक मेथड पे जो है इसको आपने सॉल्व करना होता है थ्रू टेस्टिंग. जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा था कि सोशल साइंसेस में हम जो है एम्पिरिकल रिसर्च में जब काम करते हैं तो हम स्टैटिस्टिकल मॉडल्स को यूज़ करते हैं. लेकिन जब आप बायोमेडिकल साइंस से रिलेटेड ये रिसर्च करेंगे तो उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपनी कंट्रोल और ट्रीटमेंट और एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन पे जो है आप काम करें. जो आपका एक्सपेरिमेंटल जो मॉडल होता है उस पे आप काम करते हैं जिसमें आप कंट्रोल और ट्रीटमेंट ग्रुप लेते हैं. इसमें जो है फॉर एग्जांपल कंसिडर स्टेटमेंट. एक स्टेटमेंट हमने दिया है अपने हाइपोथेसिस में जिसमें हमने कहा है द ड्रग ए इज इक्वली एफिकाशियस एज ड्रग बी. जिसमें हम बता रहे हैं कि ड्रग ए जो है वो एक जैसा है जिस तरह ड्रग बी है. तो ये जो रिसर्च क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा है तो हम अपने जो हमारे जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हैं जो मुख्तलिफ टेस्ट है हम उसके ज़रिए से इसको क्या करेंगे हम इसको सॉल्व करेंगे. तो एफिकाशियस मतलब कि आपके सक्सेसफुल रिजल्ट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट इक्वली मतलब सेम है. एफिकाशियस का मतलब है जो आपके रिजल्ट्स फ्रॉम ड्रग ए जो आते हैं ड्रग बी आर द सेम. तो आपने क्या करना पड़ता है कि आपने इसी हाइपोथेसिस को अपने रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपने थ्रू योर मेथोडोलॉजी जो आपका अपना जो एनालिटिकल जो आपकी अपने मॉडल्स वगैरह होते हैं उस के ज़रिए से आपने थ्रू टेस्टिंग जो है डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग जो है आपने इसको प्रूव करना पड़ता है. दिस इज़ अ हाइपोथेसिस कैपेबल ऑफ बीइंग ऑब्जेक्टिवली वेरीफाइड एंड टेस्टेड. तो ये जो हाइपोथेसिस है ये आपने अपने ऑब्जेक्टिवली जो है इसको वेरीफाइड करना है और इसको फिर आपने स्टैटिस्टिकल मॉडल के ज़रिए थ्रू अपनी मेथोडोलॉजी आपने इसको सॉल्व करना है. नेक्स्ट जो है हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस क्या है और हम ये क्यों करना चाहते हैं. हाइपोथेसिस मस्ट पोजेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें पहले नंबर पे है हाइपोथेसिस शुड बी क्लियर. ये आपका जो हाइपोथेसिस है ये प्रिसाइज और बहुत क्लियर होनी चाहिए. If the hypothesis is not clear and precise, the inferences drawn on its basis cannot be taken as reliable. अगर ये आपकी जो हाइपोथेसिस है ये क्लियर ना हो और प्रिसाइज ना हो तो आपका जो रिजल्ट होता है जो आपके हाइपोथेसिस में होते हैं वो ज़्यादा क्लियर नहीं होता. तो हाइपोथेसिस में हम तीन और बात करना चाहते हैं. हाइपोथेसिस शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग टेस्टेड. एक तो आपकी जो हाइपोथेसिस है वो कैपेबल हो कि वो टेस्ट हो मतलब मुख्तलिफ स्टैटिस्टिकल मॉडल के थ्रू वो टेस्ट हो. फिर हाइपोथेसिस शुड बी लिमिटेड इन स्कोप एंड मस्ट बी स्पेसिफिक. हाइपोथेसिस जनरली बहुत शॉर्ट हो तो ये अच्छा है बजाय इसके कि आप बहुत लॉन्ग हाइपोथेसिस देते हैं तो ये जो है फिर एक्सप्लेनेशन में बहुत इम्पोर्टेंट है
ये चीज़ें। फिर hypothesis should be stated as far as possible in most simple terms so that the same is easily understandable by all concerned. वही बात है कि आपने सिंपल लिखने और ये जो है ना बाकी लोगों को भी जो है इसकी समझ आए। फिर hypothesis should be amenable to testing within a reasonable time. ये reasonable time में जो है आपके hypothesis टेस्ट हो जाए। ये बहुत ज़्यादा टाइम ले तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। One should not use even an excellent hypothesis if the same cannot be tested in reasonable time, for one cannot spend a lifetime collecting data to test it. तो अगर आपके hypothesis बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड भी हो लेकिन अगर उस पर लाइफ टाइम सारी ज़िंदगी तक तकरीबन ज़िंदगी लगती हो आपके अपने hypothesis को प्रूव करने के लिए, तो किसी के पास भी इतना वो टाइम नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी के सारे जो है वो एनर्जीज जो है ना एक ही हाइपोथेसिस पे वो गुजारे, क्योंकि आपने डिग्री भी लेनी है। जो ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वो तो मतलब अपने हाइपोथेसिस की बुनियाद पे जो है जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो इतने टाइम में हो ताकि उनका जो है ना वो रिसर्च उसमें कंप्लीट हो जाए। Thus hypothesis must actually explain what it claim to explain. तो ये जो हाइपोथेसिस है ये वही चीज़ एक्सप्लेन करेगी जो ये चाहती है कि ये इसका रिजल्ट लें और उसको एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट स्लाइड में हम बताएंगे रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन जो है ये आपके रिसर्च मेथडोलॉजी से रिलेटेड है। तो a research design is the arrangement of conditions for collection and analysis of data in a manner that aim to combine relevance to the research purpose with the economy and procedure. तो इसमें हम इस तरह करते हैं कि रिसर्च डिज़ाइन में हम अरेंजमेंट करते हैं और हम डेटा कलेक्शन करते हैं और फिर डेटा एनालिसिस करते हैं हम इस एम पे कि हमारा जो रिसर्च पर्पस है वो एक इकोनॉमिक प्रोसीजर से हो। तो रिसर्च मेथड एंड सोशल साइंसेज जो है तो इसके बारे में मैं आपको अभी एक ये 1962 में पेज नंबर 5 बुक में आप जो है ना इसको सर्च कर सकते हैं। इस It constitutes the outline for the collection, measurement and analysis of data. ये जो है ये आपकी आउटलाइन को, कलेक्शन को, मेजरमेंट को और आपकी एनालिसिस ऑफ डेटा को ये जो है शो करता है, ये कंस्टिट्यूट करता है। तो रिसर्च डिज़ाइन जो होता है ये आपके आउटलाइन को जो आपका कलेक्शन है उसके आउटलाइन को और फिर आपका जो मेजरमेंट एंड एनालिसिस है आपके डेटा को उसको जो है रिप्रेजेंट करता है। एन आउटलाइन ऑफ व्हाट द रिसर्चर विल डू फ्रॉम राइटिंग द हाइपोथेसिस एंड इट्स ऑपरेशनल एप्लीकेशन टू द फाइनल एनालिसिस ऑफ द डेटा। वही बात फिर यहाँ पे कि उस आउटलाइन को जो है आपके आउटलाइन को रिप्रेजेंट करता है जिससे आपने जो है अपने हाइपोथेसिस ऑपरेशनल एप्लीकेशन को फाइनल एनालिसिस ऑफ द डेटा में लेके आना है। या आप इसको कहते हैं कि जो आपने रिसर्च क्वेश्चन सोचा है उसी रिसर्च क्वेश्चन को ये और एलाबोरेट करता है, इसको और जो है इम्प्रूव करता है जो रिसर्च डिज़ाइन है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिसर्च डिज़ाइन के बारे में। क्या क्वेश्चंस जो है जब आप प्रपोजल लिखते हैं तो आप अपने रिसर्च मेथड्स को जब लिखेंगे या रिसर्च डिज़ाइन को जब आप रिसर्च डिज़ाइनिंग करेंगे तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जो आपके माइंड में आते हैं उसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके माइंड में आता है व्हाट विल बी द सैंपल डिज़ाइन, कि हम जो सैंपल लेते हैं उसका क्या डिज़ाइन होगा। व्हाट पीरियड ऑफ टाइम विल द स्टडी इंक्लूड, कितने टाइम में ये जो स्टडी है ये ख़त्म होगा। What techniques of data collection will be used, हम किस तरह जो है इस डेटा को कौन सी टेक्निक्स के ज़रिए इस डेटा को कलेक्ट करें। सपोज इन सोशल साइंसेज जो है हम जो है वो क्वेश्चनेयर के थ्रू जो है डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर हमारे पास
بہت سے میتھڈس ہیں جس کے تھرو، اور جو ہمارے پاس جو نیچر سائنس سے ریلیٹڈ ہے تو اس کا جو ہے ہم ایکسپیریمنٹل بیس پہ جو ہے ڈیٹا کو سلیکٹ کرتے ہیں. ہاؤ ویل دا ڈیٹا بی اینالائزڈ، یہ ڈیٹا ہم کس طرح اینالائز کریں گے؟ اس میں ہم اسٹیٹسٹیکل ماڈلس کو یوز کریں گے. کون سے اسٹیٹسٹیکل ماڈلس جو ہیں وہ ہمارے ڈیٹا سے ریلیٹڈ ہیں. پھر ہم آتے ہیں واٹ از دا اسٹڈی اباؤٹ، کہ یہ اسٹڈی کس چیز کے بارے میں ہے. وائی از دا اسٹڈی بینگ میڈ، کہ ہم نے یہ اسٹڈی کیوں بنائی ہے. ویئر ویل دا اسٹڈی بینگ کیریڈ آؤٹ، یہ اسٹڈی ہمیں کیا ریزلٹ دے سکتے ہیں. ویئر کین دا ریکوائرڈ ڈیٹا بی فاؤنڈ، جو ریکوائرڈ جو ڈیٹا جو ہمیں ضرورت ہے وہ کہاں پہ ہم حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ جب ہم پریکٹیکلی یہ ریسرچ ڈیزائن کو کریں گے تو پھر آپ کو اس کی اور بھی جو ہے یہ کویسچن جو ہے یہ الیبوریٹ ہوں گے اینڈ یو ول انڈرسٹینڈ ویری ویل انشاءاللہ. نیکسٹ سلائیڈ میں ہم پڑھتے ہیں امپورٹنٹ کنسیپٹ ریلیٹنگ ٹو ریسرچ ڈیزائن. ریسرچ ڈیزائن میں جو امپورٹنٹ کنسیپٹ ہیں اس میں سب سے جو پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ ویریبلس ہیں، کہ آپ کا ڈیپینڈنٹ ویریبل اس میں کون سا ہوگا اور انڈیپینڈنٹ ویریبل اس میں کون سا آپ نے لینا ہے. تو ادھر ہم انگلش میں ذرا اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. A concept which can take on different quantitative values is called a variable. As such, the concept like weight, height are all examples of variables. وہ different concept جو کہ quantitative values کا ہو، for example ہمارے پاس ہے weight, height، اس طرح کی جو ہے نا values ہو، تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم اس کو کہتے ہیں variable. پھر phenomena which can take a quantitatively different value even at decimal points are called continuous variable. ہمارے جتنے بھی ویلیوز ہوتے ہیں ڈفرینٹ ویلیوز کو جو ہم ڈیسیمل پوائنٹس میں لیتے ہیں تو ہم اس کو کنٹینیوس ویریبل کہتے ہیں. If it can only be expressed in integers value، اگر ہم اس کو صرف انٹیجر ویلیو میں لیں، they are non-continuous variables، اور in statistical language اس کو ہم کہتے ہیں discrete variables. جب ہم انٹیجر ویلیو میں لیتے ہیں تو ہم اس کو discrete variables کہتے ہیں. If one variable depends upon or is a consequence of the other variable, it is termed as dependent variable, and the variable that is antecedent to the dependent variable is termed as an independent variable. اگر ایک ویریبل جو ہے وہ دوسرے پر جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے، اور یہ جو ویریبل ہے ڈیپینڈنٹ ویریبل، اس کو ہم ڈیپینڈنٹ ویریبل کہیں گے کیونکہ یہ ایک ویریبل دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور یہ جو ویریبل ہے یہ ڈیپینڈنٹ ویریبل termed as an independent variable، تو ہم اس کو پھر دوبارہ جو ہے independent variable کہیں گے. یا ہم اس کو اس طرح بھی کہتے ہیں کہ if one variable depends upon or is consequence of the other variable، اگر ایک ویریبل دوسری ویریبل پہ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یا جو یہ جو ویریبل ہے یہ